रिचर्ड ई बर्ड, जिन्होंने सबसे पहले उत्तरी ध्रुव तक हवाई मार्ग प्रशस्त किया, पृथ्वी के सबसे निचले भाग के ऊपर इसी तरह की उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। पृथ्वी का सबसे खतरनाक रहस्य क्या है? यह अंतरिक्ष में नहीं बल्कि मीलों मोटी बर्फ की परत के नीचे दबा हुआ है। दशकों से एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड का नाम इतिहास में एक अग्रणी, एक नायक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में गूंजता रहा है जिसने उस जगह उड़ान भरने का साहस किया जहां कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन सुर्खियों और पदकों के पीछे एक बेहद परेशान करने वाली कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसे कभी बताया ही नहीं जाना चाहिए था। अंटार्कटिका की बर्फीली खामोशी में कुछ ऐसा हुआ, कुछ इतना असाधारण कि उसे 77 वर्षों तक गुप्त रखा गया, गोपनीय फाइलों में बंद कर दिया गया और अब तक कब्र में ले जाया गया, क्योंकि अपनी मृत्यु से पहले अंतिम जीवित गवाह ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने जो खुलासा किया उससे सब कुछ बदल गया। एक पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की तरह हथियारों से लैस मिशन, एक टीम जो बिना किसी निशान के गायब हो गई, और बर्ड का खुद का कबूलनामा कि उसने बर्फ के नीचे क्या देखा। कुछ ऐसा जो तर्क, विज्ञान और हमारे ग्रह के बारे में अब तक जो कुछ भी हम जानते थे उन सभी को चुनौती देता है। यह महज इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप आगे आने वाली जानकारी को मिस नहीं करना चाहेंगे। एक महान शख्सियत का उदय। एडमिरल रिचर्ड एवलिन बर्ड जूनियर अन्वेषण के इतिहास में सिर्फ एक और नाम नहीं थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन किसी महाकाव्य साहसिक उपन्यास के पन्नों से निकला हुआ प्रतीत होता था। 1888 में वर्जीनिया के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे बर्ड का भविष्य गौरवशाली होना तय था। अमेरिकी नौसेना में शामिल होने के क्षण से ही उनका करियर साहसिक कारनामों और हर काम में सबसे आगे रहने की अटूट लगन से भरा रहा। उनके साथी उनका सम्मान करते थे, उनके वरिष्ठ अधिकारी उन पर भरोसा करते थे और जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी। अपनी तीखी नीली आंखों और सुर्खियां बटोरने वाले करिश्माई व्यक्तित्व के साथ बर्ड महज एक अधिकारी से कहीं अधिक थे। वे अमेरिकी महत्वाकांक्षा के साक्षात प्रतीक थे। बर्ड की प्रतिष्ठा कई साहसिक हवाई उपलब्धियों के साथ शुरू में ही मजबूत हो गई थी। 1926 में उन्होंने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति होने का दावा किया। इस उपलब्धि ने उन्हें घर घर में प्रसिद्ध कर दिया और उन्हें कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने अटलांटिक महासागर और दक्षिणी ध्रुव के पार रिकॉर्ड तोड़ उड़ानें भरीं और आकाश से पृथ्वी की सबसे दुर्गम सीमाओं को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने। न्यूयॉर्क शहर ने उनके सम्मान में एक नहीं बल्कि 3 भव्य परेड आयोजित की, जो एक ऐसी उपलब्धि है जिसका सपना देखना भी कुछ ही लोगों के लिए संभव है। उसे हासिल करना तो दूर की बात है। अन्वेषण की वह तीव्र इच्छा महज यश की खोज से कहीं अधिक थी। बर्ड के लिए उनकी हर यात्रा मानवीय सीमाओं को चुनौती देने वाली और उन स्थानों पर जाने का एक नया अवसर बन गई जहां कोई मनुष्य पहले कभी नहीं गया था। जहां अन्य लोग बर्फीले ध्रुवों को निर्जन बंजर भूमि मानते थे, वहीं बर्ड उन्हें इतिहास की स्याही की प्रतीक्षा कर रहे खाली पन्नों के रूप में देखते थे। अज्ञात क्षेत्रों का मानचित्रण करने की इस तीव्र इच्छा ने उन्हें बार बार अंटार्कटिका की ओर वापस ला खड़ा किया और वे हर बार और भी साहसी और गुप्त अभियानों पर निकले। 1928 में बर्ड का अंटार्कटिका का पहला अभियान अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। टीम ने रॉस आइस शेल्फ के किनारे लिटिल अमेरिका बेस की स्थापना की, व्यापक हवाई मानचित्रण किया और महाद्वीप की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का पता लगाया। 1933 में उनका अगला बड़ा अभियान एक कदम और आगे बढ़ गया। उन्होंने दुनिया से कटे हुए एक दूरस्थ मौसम विज्ञान केंद्र में अकेले 5 महीने बिताने का फैसला किया, जहां उन्हें पृथ्वी की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तापमान 0 से काफी नीचे गिर गया और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण वे बाल बचे। मौत के इस भयानक अनुभव ने उन्हें धीमा नहीं किया बल्कि उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन उस साहसी, खोजी जैसी बहादुरी के पीछे एक व्यक्ति चुपचाप इस बात से अवगत था कि कुछ खोजें इतनी महान या इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें दुनिया के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता। 1930 के दशक के अंत तक नौसेना के हलकों में यह अफवाह फैलने लगी थी कि बर्ड की अंटार्कटिक यात्राएं केवल बर्फ का नक्शा बनाने और मौसम का अध्ययन करने के उद्देश्य से नहीं थीं। वहाँ विचित्र संरचनाएं, नौवहन संबंधी विसंगतियाँ और भूवैज्ञानिक चमत्कार दिखाई दे रहे थे जिनकी कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं थी।
इनमें से किसी का भी उल्लेख आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों में नहीं हुआ, लेकिन ये इतने रोचक थे कि अमेरिकी सरकार का ध्यान आकर्षित कर लिया। सन 1939 में एक और अंटार्कटिक अभियान से ठीक पहले एडमिरल बर्ड की मुलाकात 19 वर्षीय रॉबर्ट जॉनसन से हुई। सैन डिएगो के रहने वाले जॉनसन, जो एक सी स्काउट थे, का मानना था कि वे एक साधारण वैज्ञानिक अभियान के लिए स्वेच्छा से जा रहे हैं। यह मुलाकात वर्जीनिया के नॉर्फॉक स्थित एक नौसैनिक अड्डे पर हुई थी। जॉनसन को उम्मीद थी कि उनसे उनके नौकायन के अनुभव या तकनीकी ज्ञान के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन बर्ड ने उन्हें देखते ही अजीबोगरीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या वह कोई राजा छुपा सकते थे? क्या वह अमेरिका के प्रति पूरी तरह वफादार थे? उस धुंधले कमरे में जॉनसन को महसूस हुआ कि अंटार्कटिका की यह यात्रा सामान्य यात्रा से कहीं अधिक कुछ और चल रहा है। बर्ड को शोर मचाने वाले साहसी लोगों की जरूरत नहीं थी। उन्हें शांत, भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी, जो आदेशों का पालन करें और जो कुछ भी देखें उसका जिक्र कभी न करें। जॉनसन की शांति और संयम ने उन्हें अन्य स्वयंसेवकों से अलग कर दिया, जिनमें से अधिकांश अपने अतीत के कारनामों का बखान करते थे। बिना किसी शोर शराबे के बर्ड ने उन्हें समूह से चुन लिया। जॉनसन को यह नहीं पता था कि वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जो उन्हें इतिहास के सबसे रहस्यमय अभियानों में से एक से जोड़ देगा। वह ऐसी घटनाओं के साक्षी बनेंगे जिनका खुलासा वह लगभग 80 वर्षों तक कभी नहीं कर सकेंगे। उस समय वह एक युवा व्यक्ति थे जिन्हें एक जीवित किंवदंती के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त था, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि अंटार्कटिका में गौरव और खोज कहानी का केवल एक हिस्सा थे। जॉनसन को अभी इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन उनकी वफादारी उन्हें उन घटनाओं का गवाह बना देगी जिन्हें कोई भी इतिहास की किताब छापने की हिम्मत नहीं करेगी। 1940 के दशक में अधिकांश लोगों के लिए अंटार्कटिका मानचित्र के निचले हिस्से में एक खाली जगह से ज्यादा कुछ नहीं था। सफेद रंग की एक अंतहीन चादर जो केवल पेंगुइन, सील और तूफानी हवाओं का घर थी। लेकिन शीत युद्ध के कगार पर खड़ी विश्व शक्तियों के लिए यह बिल्कुल अलग ही मामला था। एक विशाल शतरंज का मैदान जहां दांव पर केवल जमीन ही नहीं बल्कि वैश्विक वर्चस्व भी था। वैज्ञानिकों को संदेह था कि उस बर्फ के नीचे कोयला, तेल और यहां तक कि यूरेनियम सहित विशाल खनिज भंडार मौजूद हैं, जो सदियों तक राष्ट्रों को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। जो भी अंटार्कटिका पर नियंत्रण करेगा, उसे न केवल अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने का अधिकार मिलेगा, बल्कि भविष्य की कुंजी भी उसके हाथ में होगी। जब रॉबर्ट जॉनसन एडमिरल बर्ड के साथ वहां पहुंचे, तब तक अंटार्कटिका एक अघोषित प्रतिस्पर्धा में एक मौन पुरस्कार बन चुका था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा था, जिसका कोई शासन नहीं था, कोई सीमाएं नहीं थीं और दुनिया द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कानूनी दावा नहीं था। महाशक्तियां जानती थीं कि यह स्थिति रातों रात बदल सकती है। सत्ता संतुलन को बदलने के लिए बस एक स्थायी अड्डा, बर्फ में गाड़ा गया झंडा और कुछ महीनों का कब्जा ही काफी था। अंटार्कटिक अन्वेषण की सार्वजनिक छवि साफ सुथरी, लगभग रोमांटिक थी। विज्ञान की खातिर कड़ाके की ठंड का सामना करते बहादुर लोग। अखबारों में पेंगुइन के बगल में मुस्कुराते नाविकों की तस्वीरें छपती थीं, या स्की से लैस विमानों के सामने पोज देते पायलटों की तस्वीरें। लेकिन इसके पीछे प्रचार की एक बिल्कुल अलग सच्चाई थी। राष्ट्र केवल हवा की गति ही नहीं माप रहे थे, बल्कि वे संभावित हवाई अड्डों का नक्शा बना रहे थे, आपूर्ति मार्गों की खोज कर रहे थे और चुपचाप संसाधनों से भरपूर क्षेत्रों को चिह्नित कर रहे थे। जॉनसन को बाद में याद आया कि शुरुआती दिनों में भी अंटार्कटिका का परिदृश्य कितना अशांत करने वाला था। कंपास धीमी गति से गोल गोल घूमते थे और उत्तर दिशा नहीं दिखाते थे। रेडियो सिग्नल कभी कभी शोर में गायब हो जाते थे और फिर वापस आ जाते थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। बर्फ अपने आप में विचित्र थी। कुछ जगहों पर यह पूरी तरह सफेद नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो यह प्रकाश को असामान्य तरीके से छान रही हो, और कभी कभी यह अंदर से चमकती हुई प्रतीत होती थी। ऐसी चीज़ों की वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती थी, जैसे चुंबकीय हस्तक्षेप, वायुमंडलीय प्रभाव, लेकिन अन्य चीज़ें, जैसा कि जॉनसन ने जोर देकर कहा, पूरी तरह से व्याख्या से परे थीं। एक उड़ान के दौरान दक्षिणी रोशनी ऑनरोरा ऑस्ट्रेलिस का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जो मानो जानबूझकर बनाई गई आकृतियों में मुड़ रही थी और प्राकृतिक रोशनी के किसी भी प्रदर्शन से कहीं अधिक देर तक टिकी रही। जो बुजुर्ग लोग लंबे समय तक फील्ड में रहे थे, वे कभी कभी बुदबुदाते थे कि ये रोशनी उन्हें देख रही है। अधिकारी इस तरह की बातों को हतोत्साहित करते थे, फिर भी उन्हें पूरी तरह से खत्म करने में कभी कामयाब नहीं हुए।
बर्ड स्वयं ऐसी विचित्रताओं पर शायद ही कभी टिप्पणी करते थे, कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं, लेकिन जॉनसन ने गौर किया कि जब भी ऐसी कोई असामान्य घटना सामने आती थी, एडमिरल कितनी गंभीरता से उस पर ध्यान देते थे। एक से अधिक बार बर्ड ने चुपके से उड़ान योजना में बदलाव किया या जमीनी दल को किसी क्षेत्र में असामान्य संकेतों की जांच करने का निर्देश दिया। इन बदलावों का कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और आधिकारिक लॉग कभी-कभी उन बातों से भिन्न होते थे जो सैनिकों को वास्तव में याद थीं। भूभाग ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। अंटार्कटिका के पहाड़ सपाट बर्फ से नुकीले दांतों की तरह उभरे हुए थे, सफेद क्षितिज के सामने लगभग काले रंग की नंगी चट्टानों से ऊपर उठते हुए। कुछ ढलानें पूरी तरह से बर्फ से रहित थीं, जिससे जमाव बिंदु से काफी नीचे के तापमान पर भी गहरे पत्थर दिखाई दे रहे थे। जॉनसन के अनुसार ऐसी अफवाहें थीं कि ये खुले हुए हिस्से पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं थे और बर्फ के नीचे किसी चीज के ऊपर की ओर धकेलने से बने थे। एक दिन जॉनसन सामान लेने गए थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो दशकों तक उनके मन में बसा रहा। बर्फ में एक विशाल दरार इतनी गहरी कि तल दिखाई नहीं दे रहा था, जिसमें से गर्म हवा निकलकर कड़ाके की ठंड में हल्की धुंध में बदल रही थी। वे किनारे पर खड़े थे, अपने पैरों के नीचे हल्की सी कंपन महसूस कर रहे थे, मानो दूर किसी मशीन की धीमी आवाज हो। उनकी ट्रेनिंग में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसने उन्हें इसके लिए तैयार किया हो। उन्हें यह नहीं पता था कि ये विचित्र रीडिंग, अजीबोगरीब भूवैज्ञानिक विशेषताएं और अनसुलझी घटनाएं सब चुपचाप रिकॉर्ड की जाती हैं, गोपनीय रखी जाती हैं और वॉशिंगटन वापस भेज दी जाती हैं। जमीन पर मौजूद लोगों के लिए यह बेहद चिंताजनक था। दूर बैठे रणनीतिकारों के लिए यह एक पहेली थी और शायद एक अवसर भी। अंटार्कटिका अब केवल एक जमी हुई वीरान जगह नहीं रह गई थी। यह वैश्विक शक्ति के लिए चल रहे गुप्त संघर्ष का एक विवादित क्षेत्र था, जहां विज्ञान और गोपनीयता साथ साथ चलते थे। इस खेल में एडमिरल बर्ड और उनके दल वैश्विक शतरंज की बिसात पर अमेरिकी मोहरे थे। अजीब रोशनी और टूटे हुए कंपास तो बस शुरुआत थे। जल्द ही अमेरिकी नौसेना भारी बल के साथ वापसी करेगी। ऑपरेशन हाई जंप। 1946 की सर्दियों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतिहास के सबसे बड़े अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत की। आधिकारिक तौर पर इसे ऑपरेशन हाई जंप कहा गया, जो एक प्रशिक्षण अभ्यास था जिसे अत्यधिक ठंड में मनुष्यों और मशीनों का परीक्षण करने, अज्ञात तट रेखा का मानचित्रण करने और प्रतिकूल वातावरण में पुनः पूर्ति अभियानों का अभ्यास करने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रेस को यही जानकारी दी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने इस ऑपरेशन को करीब से देखा, उनके लिए इसकी व्यापकता ही वैज्ञानिक अनुसंधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। हाई जंप के आंकड़े चौंका देने वाले थे। एक विमानवाहक पोत और विध्वंसक जहाज़ों सहित 14 जहाज, 33 विमान, 4700 से अधिक सैनिक, टैंक, ट्रैक वाले वाहन और एक छोटी आक्रमणकारी सेना को लैस करने के लिए पर्याप्त हथियार। इतनी भारी सैन्य शक्ति सिर्फ पेंगुइन गिनने के लिए नहीं भेजी जाती। जहाज पर सवार लोगों को यह किसी शोध यात्रा से अधिक किसी सैन्य अभियान की पहली चाल जैसा लग रहा था। एक बार फिर 20 वर्ष की आयु पार कर चुके रॉबर्ट जॉनसन को एडमिरल बर्ड के अधीन सेवा करने के लिए बुलाया गया था। जहाज पर कदम रखते ही उन्हें एहसास हो गया कि यह मिशन कुछ अलग है। वातावरण में एक अनुशासित तनाव व्याप्त था, मानो हर कोई समझता हो कि दांव पर लगी चीजें केवल निर्धारित मिशन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं अधिक गंभीर हैं। आदेश सख्त थे, गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी और चालक दल के सदस्य मानो किसी चीज या किसी व्यक्ति से संपर्क की प्रतीक्षा में शांत भाव से सांस ले रहे थे। बर्फ पर पहुंचने से पहले ही अफवाहें शुरू हो गई थीं। युद्ध की समाप्ति के बाद से ही अंटार्कटिका में नाजी गतिविधियों की अफवाहें फैल रही थीं। आरोप लगाया गया कि 1945 के अंतिम महीनों में जर्मन जहाज दक्षिण की ओर बढ़ गए थे, जो ध्रुवीय निर्जन क्षेत्र में एक गुप्त अड्डे की ओर जा रहे थे। खुफिया रिपोर्टों में भूतापीय नखलिस्तान, खुले पानी और बर्फ के भीतर मौजूद गर्मी की चर्चा थी, जहां संपूर्ण सुविधाएं स्थापित की जा सकती थीं। जॉनसन को यह तय नहीं था कि किस पर विश्वास करें, लेकिन वह जानते थे कि नौसेना कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। अंटार्कटिक जल क्षेत्र में बेड़ा स्थापित हो जाने के बाद मिशन ने 2 अलग-अलग स्तरों पर काम किया। पहले स्तर में सार्वजनिक रूप से दर्ज की जाने वाली गतिविधियां शामिल थीं, जैसे मानचित्रण अभियान और मौसम संबंधी अध्ययन।
दूसरे स्तर में बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के किए गए गुप्त अभियान शामिल थे। कुछ निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए, जिससे सामान्य संचार माध्यमों का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। जॉनसन ने देखा कि कुछ विमान अज्ञात मिशनों पर उड़ान भरते थे जो उस दिन की उड़ान योजना में दर्ज नहीं थे, और घंटों बाद ऐसे चालक दल के साथ लौटते थे जो उनके द्वारा देखी गई घटना की न तो पुष्टि करते थे और न ही खंडन करते थे। अभियान के मध्य में जॉनसन की इकाई को एक जमीनी दल के समर्थन में तैनात होने के निर्देश मिले, जो एक पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, जिसे पहले के सर्वेक्षणों में अस्थिर बताया गया था। बर्फ विशिष्ट आकृतियों में पिघल गई थी, लगभग नियमित, मानो सतह के नीचे से कुछ ऊष्मा विकीर्ण कर रहा हो। जॉनसन उस क्षण को कभी नहीं भूले जब सैनिकों ने अपना सामान लादा। उन्हें याद आया कि वास्तव में कोई डर नहीं था, बस एक शांत एहसास था कि वे एक अज्ञात क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। टीम कभी वापस नहीं लौटी। आधिकारिक तौर पर खराब मौसम के दौरान एक दरार के ढहने से वे लापता हो गए, लेकिन जॉनसन को पता था कि उस दिन मौसम साफ था। यह कहानी जमीन पर मौजूद लोगों की देखी हुई बातों से मेल नहीं खाती थी, या यूं कहें कि उन्हें जो कुछ देखने की अनुमति दी गई थी उससे मेल नहीं खाती थी। इसके तुरंत बाद ही जहाज़ों पर माहौल बदल गया। बिना किसी स्पष्टीकरण के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया और संचार केवल निर्धारित कर्मियों तक ही सीमित कर दिया गया। फिर अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के ऑपरेशन हाई जंप समाप्त हो गया। 6 से 8 महीने की योजनाबद्ध योजना महज 8 सप्ताह में ही समाप्त हो गई। खराब मौसम और संसाधनों की कमी को सार्वजनिक कारण बताया गया, लेकिन फरवरी अंटार्कटिका में गर्मियों का चरम समय होता है। ठीक वही परिस्थितियां जिनके तहत इस अभियान को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। अंतिम वापसी से पहले जॉनसन ने अधिकारियों के बीच दबी आवाज में हुई बातचीत के कुछ अंश सुने, जैसे कि मुठभेड़, संपर्क और शत्रुतापूर्ण जैसे शब्द। बर्ड एक बदला हुआ इंसान लग रहा था, शांत और गंभीर, मानो किसी ऐसी चीज से बोझिल हो जिसका वह नाम नहीं बता सकता। जॉनसन को बाद में एक खास रात याद आई। एडमिरल ने उन्हें एक धुंधली रोशनी वाले गलियारे में रोककर धीरे से कहा, हमने बाहर कुछ ऐसा देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए था। वह घटना कई रहस्यों में से एक थी। बर्ड ने एक अलग उड़ान में जो देखा वह दशकों तक रहस्य बना रहा। 3 गुम घंटे। ऑपरेशन हाई जंप के रिकॉर्ड में एक अजीब सा अंतराल है, एक ऐसा अंतराल जिसने दशकों से इतिहासकारों, षड्यंत्र सिद्धांतकारों और यहाँ तक कि कुछ जीवित बचे दिग्गजों को भी परेशान किया है। यह एक दिन का अंतराल नहीं था, न ही आधे दिन का, ठीक 3 घंटे। 3 घंटे जिनमें इतिहास के सबसे सम्मानित ध्रुवीय खोजकर्ता एडमिरल रिचर्ड ई. बर्ड एक नियमित उड़ान के दौरान रेडियो संपर्क से गायब हो गए। आधिकारिक स्पष्टीकरण, असल में कोई स्पष्टीकरण था ही नहीं। उस दिन के लॉग में उनके उड़ान भरने और वापस लौटने का रिकॉर्ड है, लेकिन बीच का समय सन्नाटे से भरा है। 3 घंटे तक बर्ड से कोई खबर नहीं मिली, न ही उनकी लोकेशन का अपडेट आया, न ही कोई टेलीमेट्री डेटा मिला। ऐसा लग रहा था मानो विमान पूरी तरह से सफ़ेद वीरान इलाके में समा गया हो। कई वर्षों तक उस खाली जगह को एक मामूली जिज्ञासा के रूप में देखा जाता रहा। फिर एक दस्तावेज प्रसारित होने लगा जिसे कुछ लोगों ने बर्ड की निजी डायरी होने का दावा किया। इसमें एडमिरल ने एक हरे भरे घाटी के ऊपर से उड़ान भरने का वर्णन किया है, जिसकी ढलानें जंगलों से ढकी हुई हैं और नदियां भूमि से होकर बहती हैं। अंटार्कटिका में गर्मियों के बीचों बीच, हाँ, लेकिन फिर भी एक ऐसी जगह जहां न तो पेड़ होने चाहिए, न बहता पानी, न ही गर्मी का कोई नामो निशान। इस डायरी के अनुसार उसके सभी उपकरण खराब होने लगे। कंपास की सुइयां बेतहाशा घूमने लगीं, जायरोस्कोप काम करना बंद कर दिए, सूरज दिखना बंद हो गया। तभी उसने नीचे हलचल देखी। घने बालों और गहरे घुमावदार दांतों वाले विशालकाय जीव, हिमयुग के जीवों जैसे मैमथ। बेहतर ढंग से देखने के लिए उसने अपनी ऊंचाई 1000 फीट तक कम कर ली। इसके बाद जो कुछ हुआ वह और भी असाधारण था। उसके सामने एक शहर जैसा कुछ दिखाई दिया, एक असंभव शहर जो क्रिस्टलीय संरचनाओं और इंद्रधनुषी प्रकाश से जगमगा रहा था। उसके प्रोपेलर चालित विमान के साथ साथ चिकने डिस्क के आकार के विमान उड़ रहे थे, जो इतनी गति से चल रहे थे कि 1940 के दशक का कोई भी विमान उस गति का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन पर अजीबोगरीब निशान थे। कुछ लोगों ने उन्हें स्वास्तिक बताया, जबकि अन्य ने कहा कि वे पूरी तरह से अज्ञात प्रतीक थे।
किसी भी तरह उन्होंने ऐसी सटीकता से कार्य किया जो उस युग की तकनीक के लिए असंभव था। डायरी के अनुसार तभी रेडियो पर एक आवाज आई जो जहाज से नहीं बल्कि किसी अज्ञात स्रोत से थी। वह अंग्रेजी में बोल रही थी, हालांकि उसका लहजा अपरिचित था। उसने कहा, डरो मत, हमारे पीछे आइए और उतरने की तैयारी कीजिए। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका विमान अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वह अपने आप नीचे जगमगाते शहर की ओर उतरने लगा। डायरी में आगे जो लिखा गया है वह ऐतिहासिक विवरण और किंवदंती के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। बर्ड ने वर्णन किया कि लंबे सुनहरे बालों वाले गोरी त्वचा वाले पुरुषों ने उनका स्वागत किया और उन्हें क्रिस्टल की दीवारों वाले एक हॉल में ले गए। वहां गुरु के रूप में वर्णित एक व्यक्ति ने उन्हें हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं के बाद मानवता के पथ के बारे में चेतावनी दी और आगाह किया कि मानव जाति को अपना मार्ग बदलना होगा, अन्यथा विनाश का सामना करना पड़ेगा। विद्वानों ने डायरी को बड़े पैमाने पर मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया है। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि यह बर्ड की लिखावट में लिखी गई थी और इसकी शैली नाटकीय लगती है, लेकिन वृत्तांत के कुछ अंश रॉबर्ट जॉनसन द्वारा बाद में वर्णित बातों से चौंकाने वाले ढंग से मेल खाते हैं। हालांकि इसमें हरे भरे घाटियों या क्रिस्टल शहरों का कोई जिक्र नहीं है। जॉनसन को याद था कि बर्ड एक एकल उड़ान से बेहद घबराए हुए लौटे थे और उन्होंने अपने वास्तविक उड़ान मार्ग का खुलासा करने से इनकार कर दिया था। उन्हें याद आया कि उसी दिन उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में चिह्नित बर्फीले इलाके के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा ड्यूटी के लिए अलग बुलाया गया था और उन्हें बर्ड द्वारा देखी गई उस जगह के बारे में फुसफुसाहट में की गई बातें याद आईं जो किसी भी आधिकारिक नक्शे पर नहीं थीं। जॉनसन के अपने अलिखित मिशनों से ऐसी संरचनाओं का पता चला जिनका अस्तित्व कभी नहीं होना चाहिए था, ऐसी संरचनाएं जिन्हें किसी ने कुछ ही दिनों में नष्ट कर दिया था। मिशन के भीतर मिशन बर्ड की रहस्यमय उड़ान के तुरंत बाद जॉनसन को आमने सामने आदेश मिले जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था और न ही उस दिन के कार्य विवरणिका में कोई स्थान था। उन्हें और उनके साथ मौजूद 2 दर्जन से भी कम लोगों को हवाई मार्ग से उन निर्देशांकों पर उतरना था जो उन्होंने पहले कभी किसी मानचित्र पर नहीं देखे थे। ऊपर से देखने पर आंतरिक भूभाग बिल्कुल वैसा ही सफेद मैदान लग रहा था जैसा वे हफ्तों से देखते आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक स्थिति बदल गई। उतरने के स्थान के पास बर्फ की एक विशाल पहाड़ी उभरी हुई थी जिसकी सतह चमकदार होने के बजाय फीकी और लगभग धातु जैसी लग रही थी। ये ठीक की जमीन पर तापमान काफी ज्यादा गर्म था और उनके पैरों के नीचे धरती में एक हल्की स्थिर कंपन गूंज रही थी, मानो दूर से आती मशीनों की आवाज सुनाई दे रही हो, न कि सुनाई दे रही हो। पहाड़ी की तलहटी में एक लंबी संकरी दरार थी जिसके किनारे एकदम साफ थे, मानो किसी धारदार ब्लेड से काटे गए हों। उसके चारों ओर बर्फ सीधी ज्यामितीय रेखाओं में पिघली थी। प्राकृतिक रूप से पिघलने की अनियमितता का कोई नामो निशान नहीं था। अंदर दरार एक सुरंग में खुलती थी जिसकी दीवारें चिकनी घुमावदार सामग्री से बनी थीं, न तो बर्फ से और न ही चट्टान से। लेसी टू जो दुदिनी में देखने में जितनी प्राचीन लगती थी उतनी ही कृत्रिम भी। उनके आदेश सीधे साधे थे, जांच करो लेकिन अंदर मत जाओ। वह नियम 10 मिनट से भी कम समय तक चला। एक अधिकारी ने अपने हार्नेस में एक सुरक्षा रस्सी बांधी और अंदर घुस गया। बाकी लोग इंतजार करते रहे। रस्सी ढीली पड़ गई, वह जा चुका था। दूसरा अधिकारी उसके पीछे नीचे उतरा। रस्सी अचानक खिंच गई और जोर से हिलने लगी। जब उसे ऊपर खींचा गया तो वह होश में था, लेकिन पूरी तरह से बेसुध था। आंखें खुली थीं, बस कहीं देख रहा था। उसने जीवन भर फिर कभी एक शब्द भी नहीं बोला। टीम तुरंत लौट गई, बिना नमूने लिए, बिना माप लिए। जॉनसन के सवालों का जवाब चुप्पी से दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें दोबारा सवाल नहीं पूछने चाहिए। खोई हुई फाइलें और जानबूझकर बनाई गई चुप्पी। फरवरी 1947 में जब ऑपरेशन हाई जंप समाप्त हुआ तो उसके साथ ही सारे दस्तावेज भी गायब हो गए। जिन रिपोर्टों को संग्रहित किया जाना चाहिए था वे कभी पहुंची ही नहीं। उड़ान लॉग अधूरे थे या गायब ही थे। खोजी तस्वीरें रास्ते में ही गायब हो गईं। कुछ खास अभियानों के लिए तैयार की गई कर्मियों की सूचियों से नाम चुपचाप हटा दिए गए, मानो वे लोग कभी वहां थे ही नहीं। बंदरगाह पर दी गई व्याख्या भी संतोषजनक नहीं थी। खराब मौसम, रसद संबंधी दबाव, मिशन पूरा हुआ। किसी ने भी इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि 6 से 8 महीने का अभियान अनुकूल परिचालन परिस्थितियों के बावजूद महज 8 सप्ताह में ही क्यों समाप्त हो गया।
एडमिरल बर्ड ने दक्षिण अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर महीनों तक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। इसमें उन्होंने चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को एक ऐसे नए दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है जो अविश्वसनीय गति से ध्रुव तक उड़ान भरने में सक्षम है। इस टिप्पणी ने एक दिन के लिए सुर्खियां बटोरी और फिर चुपचाप दबा दी गई। बर्ड ने सार्वजनिक रूप से कभी भी इतनी भड़काऊ बात नहीं कही थी। जॉनसन ने हवाई सर्वेक्षण के दौरान ली गई तस्वीरें देखी थीं, जिनमें बर्फ में विशाल ज्यामितीय आकृतियां और दीवारों में बने दरवाजे दिखाई दे रहे थे। उन तस्वीरों पर गोपनीय का लेबल लगा हुआ था और वे कुछ ही महीनों में गायब हो गईं। एक अधिकारी जिसने उनकी निजी प्रतियां रखने की कोशिश की, उसे चुपचाप बर्खास्त कर दिया गया और तुरंत बाहर निकाल दिया गया। उसकी प्रतियां कभी नहीं मिली। 1959 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें महाद्वीप को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शांतिपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया और सैन्य गतिविधियों और संसाधनों के दोहन पर रोक लगा दी गई। जॉनसन के लिए यह सच्चाई के अंतिम द्वार पर ताला लगाने जैसा था। वे कहते थे कि उन्होंने पेंगुइनों की रक्षा के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर इसलिए किए ताकि कोई और उस जगह की तलाश न करे जहां हम गए थे। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि संधि कितनी मजबूती से कायम रही। ऐसी दुनिया में जहां राष्ट्र जमीन के हर इंच के लिए लड़ते हैं, उन सभी ने बिना किसी गंभीर उल्लंघन के अंटार्कटिका को अकेला छोड़ने पर सहमति जताई थी। संसाधनों से भरपूर और रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण महाद्वीप पर इस तरह की एकता उन्हें अत्यंत अस्वाभाविक लगी। आखिरी व्यक्ति बोलता है, जब रॉबर्ट जॉनसन 99 वर्ष के हुए, तब तक वे बर्ड के सबसे विवादास्पद अभियान से जुड़े अंतिम जीवित व्यक्ति रह चुके थे। बाकी सब जा चुके थे। कहानियां, चेतावनियां, अनसुलझी घटनाएं, सब कुछ केवल उनकी स्मृति में ही जीवित था। उन्होंने वर्जीनिया स्थित अपने घर में एक छोटे से ऐतिहासिक शोध समूह द्वारा लिए गए एक रिकॉर्डेड साक्षात्कार के लिए सहमति दी। कोई पत्रकार नहीं, कोई तेज रोशनी नहीं, बस एक कैमरा, एक माइक्रोफोन और एक ऐसा व्यक्ति जिसने 78 वर्षों तक एक रहस्य छिपाए रखा था। उसकी आवाज में थोड़ी खटास थी, लेकिन वह स्थिर था। उसने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ कुछ भी साबित करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सच्चाई को सामने लाने आया हूँ। उनकी गवाही ठोस और विस्तृत थी, जिसने इसे किसी भी सनसनीखेज विवरण से कहीं अधिक विचलित करने वाला बना दिया। उन्होंने गूंजती हुई पहाड़ी, दरार, कृत्रिम सुरंगों और अंदर खोए हुए 2 लोगों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ ही दिनों में उस जगह पर बमबारी करके उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उन्होंने ऑपरेशन के अंत में एक और मिशन के बारे में बताया, जहां उनके सुरक्षा दल को एक पूर्व मौसम स्टेशन समझकर उसकी रखवाली करने का आदेश दिया गया था। लेकिन वहां उन्हें कंक्रीट से बनी एक चिकनी और एकसमान सीढ़ी मिली, जो बिल्कुल सटीक रूप से तराशी हुई दरार में उतर रही थी। उन्होंने कहा, मैं कंक्रीट को देखते ही पहचान लेता हूँ। इसे किसी अंटार्कटिक अनुसंधान दल ने नहीं बनाया है। उन्होंने 2 रातों तक इसकी रखवाली की। तीसरे दिन सुबह एक अधिकारी आया। उसने तस्वीरें लीं और नीचे उतरने की कोशिश की। अगले दिन तक उसे छुट्टी दे दी गई और उसे हवाई जहाज से घर भेज दिया गया। वे तस्वीरें फिर कभी नहीं देखी गईं। जॉनसन के मन में सबसे लंबे समय तक बसी वह घटना थी जब रात का पक्षी पीला और कांपता हुआ संचार तंबू में दाखिल हुआ और उसने अपने उड़ान पथ को दर्ज करने से इनकार कर दिया। उसने जॉनसन की ओर देखा और धीरे से कहा, आप वहां थे, आप जानते हैं कि हमने क्या देखा, इसे कभी मत भूलना। फिर वह ठंड में बाहर निकल गया। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे विश्वास है कि उन्हें जो मिला है वह अलौकिक है, तो जॉनसन कुछ देर रुक गया। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा। यह कोई प्राचीन वस्तु हो सकती है, शायद हमने इसे नहीं बनाया हो, शायद हमने इसे यूं ही खोज लिया, लेकिन यह प्राकृतिक नहीं था और यह हमारा नहीं था। उन्होंने दुनिया को एक अंतिम चेतावनी दी। अंटार्कटिका के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक हम नहीं जानते।